हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में एक नई वीडियो के साथ फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, रस सूत्र भरत मुनि के द्वारा रस सूत्र दिया गया। विभावानुभाव व्याभिचारी श्योगादृश निष्पत्ति। और इस रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति जो शब्द आए, और जिन आचार्यों ने इन दो शब्दों की संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या की, उन्हें रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। जिसमें सर्वप्रथम नाम लिया जाता है भट्ट लोलट का। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद प्रतिपादित किया, जो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इन्होंने देखिए संयोग का क्या अर्थ माना। देखिए, सर्वप्रथम कौन आते हैं? भट्ट लोलट का नाम लिया जाता है रस सूत्र के व्याख्याताचार्यों में। यही इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही इन रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों का क्रम है। तो उस क्रम को भी हमें ध्यान में रखना है, और इन्होंने कौन सा वाद प्रतिपादित किया था वो भी हमें ध्यान देना है। तो भट्ट लोलट शुरुआत में आए, उत्पत्ति हुई, उत्पत्तिवाद आरोपवाद जिसे कहा जाता है, और ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों बन जाता है। सर्वप्रथम ही संयोग का अर्थ देखिए, इसके तीन चरण हैं। स्थायी भाव और विभावादि का संबंध। स्थायी भाव उत्पन्न होता है, विभावादि उसके उत्पादक कारक है। भट्ट लोलट का क्या मानना है कि स्थायी भाव उत्पन्न होता है, विभावादि इसके उत्पादक कारण है। इन दोनों में उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। स्थायी भाव और अनुभव का क्या संबंध मानते हैं? स्थायी भाव अनुभवों से ही प्रतीत योग्य बनते हैं। स्थायी भाव है वो अनुभवों से ही प्रतीत योग्य बनते हैं, अर्थात स्थायी भाव प्रतीत्य है और अनुभव प्रतीतक है। इसे प्रतीत्य प्रतीतक कहेंगे। स्थायी भाव और व्याभिचारी का देखिए क्या संबंध है। स्थायी भाव पोष्य है और व्याभिचारी भाव पोषक है, इसलिए इसे पोष्य पोषक भी कहेंगे। संयोग का अर्थ भट्ट लोलट ने क्या माना? उत्पाद्य उत्पादक, प्रतीत्य प्रतीतक, पोष्य पोषक संबंध इन्होंने माना। अब देखिए निष्पत्ति का इन्होंने क्या अर्थ माना। निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति, इस कारण इसे उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। निष्पत्ति को मिश्रित प्रक्रिया मानते हैं। भट्ट लोलट निष्पत्ति को मिश्रित प्रक्रिया मानते हैं। निष्पत्ति उत्पत्ति प्लस प्रतीति प्लस पुष्टि, ये इन्होंने निष्पत्ति के अर्थ माने। डॉक्टर नगेंद्र ने इन तीनों व्यापारों के समन्वित रूप के लिए एक नया नाम दिया, उपचिति। अर्थात लोलट की निष्पत्ति का अर्थ उपचिति मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने जो एक तीनों जो व्यापार जो संयोग के अर्थ जो भट्ट लोलट द्वारा दिए गए, उनका समन्वित रूप उन्होंने प्रतिपादित किया और उसे उपचिति नाम दिया। और जो लोलट की जो निष्पत्ति है वो क्या मानते हैं? उपचिति मानते हैं। अब देखिए आरोपवाद क्या होता है। रस मूलतः अनुकार्य मूल पात्र में रहता है। रस कहाँ रहता है? मूल पात्र में रहता है, परंतु अभिनय कुशलता के कारण दर्शक नट पर मूल पात्र, अर्थात जो मूल पात्र जो जिस प्रकार से राम आदि जो मूल पात्र होते हैं नाटक में, अभिनय में, का आरोप कर लेता है और इस प्रकार उसमें रस की प्रतीति कर चमत्कृत होता है। ये हो जाए आरोपवाद। मत का सार क्या है? रस की सत्ता वस्तुगत है, नाटक में अभिनय कुशलता पर सर्वाधिक बल देता है। दूसरे नंबर पर आते हैं आचार्य शंकुक, जिनका मत न्याय दर्शन पर आधारित है। ये न्यायिक न्याय शास्त्री थे। इनकी व्याख्या का मूल आधार न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है। इनके प्रमाण के तीन प्रकार माने गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने उपस्थित होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अनुमान प्रमाण ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान होता है, जैसे धुएं को देखकर हम आग का अनुमान कर लेते हैं, वो अनुमान प्रमाण होता है। आप्त प्रमाण किसी अधिकारी विद्वान या शास्त्र वचन को आधार मानकर हम उसे प्रमाण मान लेते हैं, वो होता है आप्त प्रमाण। तो ये आचार्य शंकुक के प्रमाण के तीन प्रकार हैं। अनुमितिवाद इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने अनुकार्य और उसके भावों का नट नटी में आरोप नहीं किया जाता, अपितु उसका अनुमान कर लिया जाता है। ये इनके
जो विचारधारा है, इनके जो व्याख्या है, उसका मूल कारण माना जाता है। कि इन्होंने कहा कि जो नट नटी है उन पर आरोप नहीं किया जाता, उनके भाव का आरोप नहीं किया जाता है, बस एक अनुमान लगाया जाता है। इसलिए इनका जो वाद है अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान अनुमान प्रमाण से ही होता है, ये मानते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर माना कि धुएं को देखकर आग का अनुमान कर लिया जाता है। कि मान लेते हैं हम कि धुएं को जैसे देखा और हम देखते हैं यहाँ पे आग लगी हुई है। उसी प्रकार रंगमंच पर भी उपस्थित नट नटी को देखकर राम आदि अनुकारियों और उनके स्थायी भाव का अनुमान दर्शक कर लेता है। यह अनुमान सामान्य अनुमान से भिन्न कला संबंधी अलौकिक अनुमान है, जिसे चित्रतुरंग न्याय के नाम से भी जाना जाता है। चित्रतुरंग न्याय का संबंध किससे? आचार्य शंकुक के मत से है, अनुमितिवाद से है। अब देखिए, चित्रतुरंग न्याय यानी ज्ञान, यह चारों लोक प्रसिद्ध ज्ञानों से विलक्षण ज्ञान है। ये 4 ज्ञान माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? 4 ज्ञान। सम्यक ज्ञान, रस्सी को रस्सी समझना, ये सम्यक ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, ये मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आता है। फिर संशय ज्ञान, रस्सी है या सांप है ऐसा संशय हमारे मन में बना रहता है कि रस्सी है या सांप है, ये संशय ज्ञान होता है। सादृश्य ज्ञान, रस्सी जैसा है ऐसा समझ लेते हैं कि रस्सी जैसा है, ये सादृश्य ज्ञान। परंतु चित्रतुरंग ज्ञान इन सबसे विलक्षण लिए हुए है। घोड़े का चित्र देखकर हम क्या अनुमान लगाते हैं? यह घोड़ा है, ऐसा ज्ञान चित्रतुरंग ज्ञान है। अब देखिए, संयोग का अर्थ आचार्य शंकुक ने क्या माना? अनुमाप्य अनुमापक संबंध, अर्थात स्थायी भाव अनुमाप्य है। स्थायी भाव को इन्होंने क्या माना? अनुमाप्य माना है। और विभावादी अनुमापक या अनुमान कराने वाले कारक इन्होंने माने हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शंकुक की व्याख्या से संयोग का अर्थ देखे क्या लिया इन्होंने? गम्य गमक संबंध, अर्थात स्थायी भाव गम्य है और विभावादी क्या है? गमक है। ये आचार्य शंकुक की विचारधारा थी। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का क्या अर्थ माना? अनुमिति या अनुमान माना। रस की स्थिति, शंकुक भी भट्टलोलट के ही समान रस की सत्ता वस्तुगत मानते हैं। भट्टलोलट भी रस की सत्ता वस्तुगत मानते हैं, आचार्य शंकुक भी रस की सत्ता है वो वस्तुगत मानते हैं। उनके अनुसार रस अनुकार्य में रहता है, जो अनुमानित होकर नट नटी में आ जाता है। ये आचार्य शंकुक भी मानते हैं। तीसरे नंबर पर नाम लिया जाता है भट्ट नायक का, जिन्होंने भुक्तिवाद प्रतिपादित किया, जो सांख्य दर्शन से संबंधित है। देखिए इनके क्या विचार हैं भट्ट नायक के? सामाजिक रस रूप में परिणत अपने ही स्थायी भाव का भोग करता है। सामाजिक के हृदय में रस की भुक्ति के लिए काव्य के विभिन्न व्यापार ही उद्बोधक कारण होते हैं। और इन्होंने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने हैं: अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। तीसरे नंबर पर नाम लिया जाता है इनका भट्ट नायक का। भुक्तिवाद इन्होंने प्रतिपादित किया, सांख्य दर्शन से संबंधित है। अभिधा व्यापार से काव्य के सामान्य और अलंकारिक अर्थों का बोध होता है। अभिधा व्यापार है, इससे क्या होगा? काव्य के जो सामान्य और अलंकारिक अर्थ हैं उनका बोध होता है। भावकत्व व्यापार साधारणीकरण करता है। इसका व्यापार द्वारा विभावादी सामान्य प्रतीत होते हैं, अर्थात सीता न रहकर कामिनी मात्र प्रतीत होती है और रति आदि स्थायी भाव ही व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त होकर सामान्य प्रतीत होते हैं। भोजकत्व व्यापार द्वारा साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना? भुक्ति। भुक्तिवाद है इनका, तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना। संयोग का अर्थ इन्होंने क्या माना? भोज्य भोजक संबंध, अर्थात स्थायी भाव क्या है? भोज्य है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना हमने कि प्रत्येक का हम याद करते आ रहे हैं कि स्थायी भाव क्या माना? भोज्य माना। और विभावादी भोग करने वाले कारण इन्होंने माने। अब देखिए इनके अनुसार रस की स्थिति क्या है? रस का स्थान है सहृदय सामाजिक का चित्त। ये कौन मानते हैं? ये भट्ट नायक मानते हैं। अर्थात सहृदय सामाजिक अपने ही स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। इस प्रकार भट्ट नायक के अनुसार रस की स्थिति वस्तु
गत न होकर के आत्मगत हो गई। रस की आत्मपरक व्याख्या इन्होंने की है। ऊपर हम दो आचार्यों की चर्चा कर चुके हैं। उन्हें वस्तुपरक यानी वस्तुगत उन्होंने रस की सत्ता को स्वीकार किया है। आचार्य शंकुक का नाम लिया जाता है और भट्ट लोलट जिन्होंने वस्तुगत रस की सत्ता को स्वीकार किया। तीसरे नंबर पर जो भट्टनायक आए उन्होंने आत्मपरक रस की सत्ता को स्वीकार किया है। रस का स्थान सहृदय का चित्त इन्होंने माना है। रस ब्रह्मानंद के समान है किंतु ब्रह्मानंद नहीं है। ब्रह्मानंद के समान माना है लेकिन ब्रह्मानंद नहीं माना है। रस का प्रतिपादन सर्वप्रथम भट्टनायक की व्याख्या से ही हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों ये। अंत में अभिनव गुप्त जी का मत आता है जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद जो शैव दर्शन से संबंधित है उनके मतानुसार रस की अभिव्यक्ति होती है। अभिनव गुप्त क्या मानते हैं कि रस की अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यक्तिवाद इनकी जो व्याख्या है वो मानी जाती है। सहृदय के चित्त में वासना रूप में स्थित भाव विभावादि के प्रभाव से रस रूप में उसी प्रकार व्यक्त हो जाते हैं जिस प्रकार जल के छींटे देने से मिट्टी की जो व्याप्त गंध है वो प्रदर्शित हो जाती है। रस का स्वरूप इनके अनुसार इन्होंने रस को चरवणा आनंद रूप कहा है। विभावादि के प्रभाव से सहृदय के चित्त के रति भाव आदि स्थायी भाव व्यक्त होकर व्यंजना के अलौकिक व्यापार से आस्वाद्य बन जाते हैं। अभिनव गुप्त ध्वनिवादी आचार्य थे अतः उन्होंने रस को व्यंग्य माना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वह न तो अभिधा का व्यापार है न लक्षणा का विषय अपितु वह व्यंजना का व्यापार है। ये अभिनव गुप्त के विचार। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति माना। संयोग व्यंग्य व्यंजक अर्थात स्थायी भाव क्या है व्यंग्य है और विभावादि क्या है व्यंजक कारण है। रस की आत्मपरक व्याख्या की किन्होंने अभिनव गुप्त ने और रस को आस्वाद्य रूप बताया। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।